हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स सब्जेक्ट की, जो कि बीटी यूपी के अंतर्गत मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में 4th सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट की खास बात यह है कि ये अभी आपके जो परीक्षाएं आप दे रहे हैं सेमेस्टर की, उसमें तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये सिलेबस आगे के जो आप कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम देंगे, चाहे वो जेई का हो या फिर किसी भी लेवल का हो, उसमें ये सब्जेक्ट से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, जो थ्योरी है, वो ज़रूर पूछा जाता है। इसलिए इसको बहुत ही गंभीरतापूर्वक आपको पढ़ना चाहिए। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो मैं पहले इसमें बता चुका हूँ, कई सारे वीडियो में बना चुका हूँ। तो इसमें टोटल 9 चैप्टर्स हैं, यानी चैप्टर के लिहाज से देखें तो काफ़ी बड़ा सिलेबस है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल ये सब्जेक्ट है। इसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको क्लियर होने चाहिए, रट करके या आप उसको बहुत लंबे समय तक आप इसमें सब्जेक्ट में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन है। दूसरा प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट है। तीसरा फ्लो ऑफ फ्लूइड्स है। चौथा है फ्लो थ्रो पाइप्स। और इसके अलावा पांचवा है आपका हाइड्रोलिक सिस्टम। और छठा है आपका वाटर टर्बाइंस एंड पंप्स। और सातवां है आपका इंट्रोडक्शन टू ऑयल पावर हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। आठवां है कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम्स। और नौवां है आपका कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम्स। तो इस तरह से टोटल 9 आपके चैप्टर्स हैं। तो 9 चैप्टर्स में हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स आपने देखा, सब्जेक्ट का नाम है, तो एंड के अगर दोनों तरफ हम देखें तो हाइड्रोलिक्स वाला पोर्शन है और न्यूमेटिक्स वाला पोर्शन है। तो दोनों ही आपको अच्छे से पढ़ना है। तो हम बात करने जा रहे हैं ये जो आपके 9 चैप्टर्स हैं, इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बैंक कि किस तरीके के प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये जो प्रश्न है ये पूर्ववर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। तो पूर्ववर्ती परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उनका एक आइडिया आपको होना चाहिए, ताकि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग उसी हिसाब से अपने को एडजस्ट करते हुए, प्रश्न बनाते हुए आप पढ़ाई कर सकें। एक जो सबसे बड़ी खास बात मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूर बोलूँगा कि वो जब भी पढ़ाई करें तो प्लीज़ हिंदी के शब्द जो आप सीख रहे हैं उसके साथ साथ में उसकी अंग्रेजी या अंग्रेजी के शब्द को ज़रूर देखें। क्योंकि पहला ही क्वेश्चन आप देखिए, इसमें 90% जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं वो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। आप इसको देखिए, जैसे अंग्रेजी में लिखा है व्हाट इज़ काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड डायनेमिक विस्कोसिटी, व्हाट आर इट्स यूनिट्स। लिखा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी जो है, हिंदी में जो स्टूडेंट्स शुद्ध गतिक श्यानता या इसमें डायनेमिक विस्कोसिटी को गतिक श्यानता इस तरीके से पढ़ते हैं, ये शब्द अंग्रेजी का वो छोड़ देते हैं। अब आप देखिए हिंदी जो अनुवाद आया है, देखिए इसमें क्या लिखा है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी क्या है, इसकी इकाई क्या है, इनकी इकाई क्या है, इस तरीके से प्रश्न लिखा है। अब आप सोचिए कि विस्कोसिटी मतलब श्यानता स्टूडेंट्स हिंदी में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में भी वो विस्कोसिटी लिखा हुआ है और काइनेमेटिक और डायनेमिक भी सेम बिल्कुल वही शब्द लिखा हुआ है, कोई अंतर नहीं है। तो मैं फिर शुरुआत में भी कह रहा हूँ और बार बार मैं ये चीज़ कहूँगा कि अंग्रेजी के शब्दों को प्लीज़ ज़रूर सीखिए। इसका उत्तर 90% स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम के हैं वो नहीं दे पाएंगे, जबकि उनको पता भी होगा कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है हिंदी में। तो इसका विशेष ध्यान देंगे। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लगातार हम 3 बार के जो पेपर्स हैं 3 साल के, वो मैंने इसमें कलेक्ट किए हैं। तो टोटल 45 क्वेश्चंस हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम देखेंगे। दूसरा प्रश्न है डिफाइन द टर्म प्रेशर, व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। अब आप देखिए, प्रेशर को हिंदी में कहते हैं दाब या दबाव। तो दाब क्या है ये होना चाहिए, देखिए हिंदी में लिखा है, प्रेशर की परिभाषा स्पष्ट कीजिए और एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर क्या होता है इसको समझाइए। अब आप सोचिए कि प्रेशर से लेकर एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, सब कुछ उसने अंग्रेजी के ही बिल्कुल उसको करके हिंदी में लिख दिया है। उसकी जो एक्चुअल में जो आप हिंदी में पढ़ते हैं वो उसने नहीं लिखा है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान आपको इस चीज पर देना है। तीसरा है आपका एक्सप्लेन डेड वेट प्रेशर गेज विद नीट स्केच, यानी डेड वेट प्रेशर गेज को स्वच्छ रेखा चित्र के साथ समझाइए। वही अंग्रेजी के शब्द को हिंदी में भी लिख दिया है। चौथा है आपका डिफाइन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अब ये देखिए, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, एक समान प्रवाह और असमान प्रवाह, सभी स्टूडेंट्स यही पढ़ते हैं हिंदी मीडियम वाले। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को तो वो छोड़ ही देते हैं। कहीं देखिए एक समान और ये असमान, कहीं शब्द का प्रयोग नहीं, सीधे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है उसको परिभाषित कीजिए, लिखा है। पांचवा है राइट बर्नौलीज इक्वेशन, एक्सप्लेन ईच टर्म यूज्ड इन दिस इक्वेशन। बर्नौली समीकरण लिखिए, समीकरण में आए प्रत्येक पद को समझाइए। छठवां है आपका न्यूमेरिकल दे दिया है, ये देखिए, इसको इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं और हिंदी में भी देख सकते हैं। तो इन न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लीजिए। उसके बाद है आपका सातवां
ब्रीफली एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉलोइंग, यानी इनको निम्नलिखित को समझाना है, वेटेड पेरीमीटर को और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को। अब आप देखिए हिंदी में इसमें जो उसका आपका रूपांतरण है वो देखिए, वेटेड पेरीमीटर को वेटेड पेरीमीटर, जबकि इसको भीगी परिमाप कहते हैं हिंदी में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। वेटेड पेरीमीटर तो ज़्यादातर 95% स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ सेम वही लिखा हुआ है, जबकि इसका जो हिंदी में पढ़ते हैं वो दूसरा होता है। अब अंग्रेजी में अगर ये ऐसे हिंदी वाला ही पूछ लिया जाएगा तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स बहुत कठिनाई महसूस करते हैं इसको समझने में। अगला है एक्सप्लेन वाटर हैमर फिनोमिना एंड इट्स इफेक्ट। वाटर हैमर, अब ये देखिए वाटर हैमर मतलब जल जो आपका आघात या प्रघात होता है, इस तरीके की चीज़ें जो आप पढ़ते हैं वो देखिए इन्होंने वाटर हैमर को सीधे वाटर हैमर लिखा और फिनोमिना तक को, घटना को नहीं लिखा, उसको भी अंग्रेजी में वैसे लिख दिया और इसकी प्रभाव की व्याख्या कीजिए ऐसे है। तो आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है अंग्रेजी शब्दों को जानना, मेन जो हेडिंग्स होती हैं। 9वें में बात करें तो फिर से वही एक न्यूमेरिकल आ गया है, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हैं, पाइप से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। अगर आपने फार्मूले पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप इसको जरूर कर ले जाएंगे। इसको आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। 10वां है आपका विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए पेल्टन व्हील टरबाइन। तो स्वच्छ चित्र की सहायता से पेल्टन व्हील टरबाइन की बनावट और कार्य प्रणाली आपको समझाना है। 11वां है आपका विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गियर पंप। से स्वच्छ चित्र की सहायता से गियर पंप की बनावट और कार्य प्रणाली को समझाइए। ठीक है। 12वां है आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग कैविटेशन और प्राइमिंग। अब देखिए कैविटेशन को कैविटेशन लिख दिया हिंदी वाले पोर्शन में भी और प्राइमिंग को प्राइमिंग लिख दिया। अब आप समझिए यदि आपने अंग्रेजी शब्दों को पढ़ा होगा ऐसे पढ़ते समय तो आप उत्तर लिख पाएंगे, नहीं आप उत्तर नहीं लिख पाएंगे। 13वां है आपका डिस्क्राइब विद द एड ऑफ नीट स्केच द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। तो स्वच्छ रेखा चित्र की सहायता से हाइड्रोलिक प्रेस की बनावट और कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। 14वां है आपका लिस्ट बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम एंड स्टेट फंक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। न्यूमेटिक सिस्टम के मूलभूत अवयवों की सूची बनाइए और प्रत्येक अवयव का कार्य का उल्लेख कीजिए। तो न्यूमेटिक सिस्टम जो होता है उसके घटकों को आपको बताना है, सूची बनाना है और फिर उनके कार्यों को भी दर्शा देना है कि ये घटक ये कार्य करता है। 15वां है आपका एक्सप्लेन द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑयल पावर हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। तो ऑयल पावर हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के बीच आपको मूलभूत अंतर बताना है या स्पष्ट करना है। 16वां है आपका डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। ये इतने सारे टर्म्स दे दिए, इनको आपको बताना है। पहले ही जो आपका चैप्टर है उसमें पूरे लिखे हैं। डेंसिटी हो गया, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। हिंदी में आप देखेंगे तो कुछ तो हिंदी में रूपांतरण है और कुछ वैसे के वैसे लिख दिए हैं। जैसे घनत्व है, ये वजन घनत्व लिख दिया। विशिष्ट जो स्पेसिफिक जो वॉल्यूम है आपेक्षिक इसको या विशिष्ट आयतन कहते हैं इसके, तो इसमें कुछ लिख दिया इस तरीके का। श्यानता मतलब विस्कोसिटी, सरफेस तनाव यानी सतह तनाव या पृष्ठ तनाव को हिंदी में कहते हैं, इन्होंने सरफेस तनाव इस तरीके से लिख दिया हिंदी में। उसके बाद 17वां अगर हम बात करें तो एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर। तो वातावरण दाब, गेज दाब और निरपेक्ष दाब की संकल्पना कॉन्सेप्ट के साथ व्याख्यायित करें, इस तरीके से बताइए। तो ये अंग्रेजी में सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है जानना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब क्या होता है, गेज दाब क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर या निरपेक्ष दाब क्या होता है, इसको आपको आना चाहिए। अगला है आपका डिफाइंड फॉलोइंग टर्म्स। इसमें स्टेडी फ्लो एंड यूनिफॉर्म फ्लो, लेमिनार फ्लो, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD और कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन CC, इनको समझाना है। हिंदी का अगर आप देखें तो सब वही लिख दिया है, स्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, लेमिनार फ्लो, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जो अंग्रेजी में लिखा है सेम एज इट इज़ ही उसको सीधे हिंदी में लिख दिया है। कोई उसको कहीं नहीं स्टेडी फ्लो को हिंदी में नहीं लिखा और ना यूनिफॉर्म फ्लो को लिखा, ना लेमिनार फ्लो को लिखा, सब कुछ वही सेम अंग्रेजी लिख दिया, किसी की भी हिंदी नहीं लिखी। अब आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। 19वां है स्टेट लिमिटेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन एंड ड्राइव इट फ्रॉम एनर्जी इक्वेशन। तो बर्नौली समीकरण की सीमाओं को बताएं तथा एनर्जी समीकरण से उसे प्राप्त करें। तो जो ऊर्जा समीकरण होता है, यहाँ ऊर्जा समीकरण होना चाहिए था, एनर्जी समीकरण लिखा है। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान देंगे तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जो टेक्निकल टर्म्स हैं या मेन वर्ड्स हैं वो अंग्रेजी में जानना, आप इसको खुद समझ सकते हैं। तो बर्नौली समीकरण की सीमाएं बता दीजिए और जो ऊर्जा समीकरण होता है उससे आपको ड्राइव कर देना है, बता देना है किस तरीके से निकल कर आता है।
एक्सप्लेन सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर विथ नीट स्केच, साफ स्केच के साथ सरल यूट्यूब मैनोमीटर की व्याख्या कीजिए। उसके बाद हम 21 नंबर पे जाते हैं, तो ये लिखा है स्टेट रेनॉल्ड्स नंबर इक्वेशन विद ऐसा यूनिट ऑफ पैरामीटर्स एंड इफेक्ट ऑफ रेनॉल्ड्स वैल्यू ऑन टाइप ऑफ फ्लो। ये तो बहुत फेमस, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, कैसे उसका प्रभाव पड़ता है फ्लो पर, ये तो आपने पढ़े होगा। तो मापदंडी के एसआई इकाई के साथ रेनॉल्ड्स संख्या समीकरण बताइए और रेनॉल्ड्स के प्रभाव के आधार पर प्रवाह का प्रकार आपको बताना है कि लेमिनार फ्लो होगा कि टर्बुलेंट फ्लो होगा। ये अगला है 22वां आपका एक्सप्लेन लॉस ऑफ हेड इन ए पाइप ड्यू टू सडन इन्लार्जमेंट, यानी अचानक बढ़ने के कारण एक पाइप में सीड्स के नुकसान को व्याख्यायित करें। यानी सडन इन्लार्जमेंट यानी यदि पाइप बड़ा हो जाता है अचानक से, तो वो लॉस ऑफ हेड क्या होता है उसको आपको समझाना है, या सीड्स का नुकसान या सीड्स हानि क्या होती है। 23वां है डिस्क्राइब रिसिप्रोकेटिंग पंप विथ नीट स्केच, साफ स्केच के साथ रिसिप्रोकेटिंग पंप का आपको वर्णन करना है। 24वां है आपको एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक रैम, हाइड्रोलिक रैम के कार्य सिद्धांत की आपको व्याख्या करना है। 25वां है आपका क्लासीफाई वाटर टरबाइन एंड डिफरेंशिएट इम्पल्स टरबाइन विथ रिएक्शन टरबाइन, आपको वाटर टरबाइन को वर्गीकृत यानी जल टरबाइन जिसको कहते हैं उसको वर्गीकृत करें, और इम्पल्स टरबाइन तथा रिएक्शन टरबाइन के बीच में आपको अंतर बताना है। तो हिंदी में आप आवेगी टरबाइन पढ़ते हैं, प्रतिक्रिया टरबाइन पढ़ते हैं, इसमें इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन, देखिए यही शब्द आपको बार बार मिल रहे हैं। वाटर टरबाइन जबकि आप जल टरबाइन पढ़ते हैं, तो ये थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। स्टेट एंड डिराइव पास्कल्स लॉ, पास्कल का नियम बताना है और उसको प्राप्त करना है यानी उसको डिराइव करना है। 27वां है राइट द यूजेज ऑफ हाइड्रोलिक कपलिंग, हाइड्रोलिक कपलिंग की आपको उपयोग लिखना है। 28वां है इल्यूस्ट्रेट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम के बुनियादी विशेषताओं का वर्णन करना है। 29वां है राइट एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक मोटर, हाइड्रोलिक मोटर का उपयोग लिखें, ये तो बहुत सिंपल है। 30वां है एक्सप्लेन सिंगल एक्टिंग एयर सिलेंडर विथ नीट स्केच, साफ स्केच के साथ सिंगल एक्टिंग एयर सिलेंडर की आपको व्याख्या करना है। 31वां है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, तो विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी को चलिए अच्छी बात है श्यांतर लिख दिया हिंदी वाले में, सरफेस टेंशन को पृष्ठ तनाव लिखा। तो ये देखिए जो अंग्रेजी थी हिंदी वाले में आपको देखा, ये शब्द अब आपको हिंदी के देखने को मिले हैं। 32वां है आपका व्हाट आर मैनोमीटर्स, हाउ आर इट्स क्लासीफाइड, मैनोमीटर क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे करते हैं। 33वां है एक्सप्लेन बॉल्डन प्रेशर गेज विथ नीट स्केच, बॉल्डन प्रेशर गेज को स्वच्छ रेखा चित्र के साथ आपको समझाना है। 34वां है आपका एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ए लेमिनार फ्लो एंड ए टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखिए लेमिनार फ्लो को स्तरीय प्रवाह कहते हैं और इसको विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं, तो ये आपने पढ़ा होगा, लेकिन देखिए उसमें हिंदी वाले में सीधे अंग्रेजी का ही लिख दिया, लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के बीच में अंतर बताइए। अब आपने को पता होगा, पढ़ा होगा तो आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। 35वें नंबर पर एक आपका वही पाइप से रिलेटेड डिस्चार्ज निकालने वाला वेलोसिटी ऑफ वाटर एट सेक्शन 2.2 इस तरीके का एक न्यूमेरिकल दे दिया है, और आपको ये सब चीज़ें दी हैं, सेक्शन 1.1 और 2.2 की काट दे दिया है और वेलोसिटी दे दिया है 1.1 की। अब 2.2 की निकालना बिल्कुल सिंपल सा ये न्यूमेरिकल है, यदि आपने करा होगा अच्छे से न्यूमेरिकल्स या फार्मूले पते होंगे तो एक बार में रख करके आप निकाल लेंगे। 36वां है स्टेट बर्नौलीज इक्वेशन, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली के समीकरण लिखिए और बर्नौली के समीकरण की क्या क्या सीमाएं हैं इनको भी लिखना है। रेनॉल्ड्स नंबर एंड इट्स इफेक्ट ऑन पाइप फ्रिक्शन, रेनॉल्ड नंबर और पाइप घर्षण के प्रभाव का वर्णन आपको करना है। 38वां है आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग साइफन और सर्ज टैंक, साइफन क्या होता है, सर्ज टैंक क्या होता है। अब हिंदी में आपने क्या पढ़ा है ये इसको देखना पड़ेगा, अंग्रेजी में को एज इट इज़ जो आपको दिख रहा है उसको आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिए जो आपके सिलेबस में लिखा है। 39वां है आपका एक्सप्लेन वेरियस माइनर एनर्जी लॉसेस इन ए पाइप फ्लो, तो पाइप फ्लो में होने वाली विभिन्न माइनर एनर्जी लॉसेस को समझाना है। अब आप देखिए कितनी अंग्रेजी लिख दी है सेम, माइनर और एनर्जी लॉस मतलब ऊर्जा हानि या ऊर्जा की जो शीर्ष हानि होती है, माइनर और मेजर लॉसेस होते हैं, उसमें देखिए माइनर मतलब सूक्ष्म लेवल के, मेजर मतलब थोड़ा बड़े लेवल के होते हैं, तो वो सारे जो आप पढ़ते हैं वो देखिए बिल्कुल अंग्रेजी में ही वैसा का वैसा इन्होंने लिख दिया है। 40वां है आपका विद द हेल्प ऑफ ए नीट स्केच एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फ्रांसिस टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन की बनावट को आपको स्वच्छ रेखा चित्र की सहायता से समझाना है। 41वां है विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, एकल कार्यकारी रेसिप्रोकेटिंग पंप की बनावट और कार्य प्रणाली को स्वच्छ रेखा चित्र की सहायता से समझाइए।
42वां है विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप की बनावट और कार्य प्रणाली को स्वच्छ रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। 43वां है आपका लिस्ट बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम एंड स्टेट फंक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन ए हाइड्रोलिक सर्किट। हाइड्रोलिक सिस्टम के मूलभूत अवयवों की सूची बनाइए और हाइड्रोलिक सर्किट में प्रत्येक अवयव के कार्य का उल्लेख कीजिए। ऊपर न्यूमेटिक सिस्टम का भी इसी तरीके का प्रश्न पूछा गया था। 44वां है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एयर सिलेंडर ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। न्यूमेटिक सिस्टम के एयर सिलेंडर पर टिप्पणी लिखिए। और 45वां है डिस्क्राइब विद द एड ऑफ नीट स्केच द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए हाइड्रोलिक रैम। ये दोबारा रिपीट हुआ है। तो हाइड्रोलिक रैम की बनावट और कार्य प्रणाली को स्वच्छ रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। इस तरीके से टोटल 45 क्वेश्चंस देखे। आपने देखा कि किस लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और सिलेबस से ही सारा आता है। अब आइए कुछ हम टिप्स जान लेते हैं स्टडी के, जो आपको ध्यान रखना है, जिनका पालन करना है। सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई करें। 9 चैप्टर हैं तो 9 चैप्टर के हिसाब से ही आपको पढ़ाई करना है। बुक में हो सकता है 10 चैप्टर में 11 या 12 चैप्टर में आपका बटा हो सिलेबस, उससे आपको ध्यान नहीं देना। कंटेंट आप भले ही पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ना ये 9 के हिसाब से है कि आपको देखना है कि 9 में से कोई चैप्टर हम छोड़ तो नहीं रहे हैं जो सिलेबस में दिया है। तो कोई भी चैप्टर बिना पढ़े ना छोड़ें, क्योंकि सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट पर विशेष फोकस करें, शब्द के अर्थ को समझें। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो शब्द का मीनिंग हिंदी में क्या होता है, क्यों आखिर उसको इस तरीके से बताया जा रहा है, उसको माइंड में जरूर बैठाइए। कॉन्सेप्ट को उस पर फोकस करिए, तभी आप सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, लिख पाएंगे। मुख्य शब्दों की अंग्रेजी जरूर जानें। यथासंभव डायग्राम या नामांकित चित्र अवश्य बनाएं, उसकी कई बार प्रैक्टिस करें। चित्र यदि आपसे पूछ रहा है तब तो बनाना ही बनाना है। पूरा चित्र जो नामांकित चित्र होता है या डायग्राम होता है उस पर ही पूरे प्रश्न का उत्तर बेस्ड होता है। लेकिन नहीं भी पूछा है और उसमें चित्र बना करके आप उसको समझा सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। स्मार्ट स्टडी और ग्रुप स्टडी जरूर करें। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स अगर इस तरीके के प्रश्न जो आपने देखे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनको समस्या या दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आपस में सिलेबस बहुत ज़्यादा है, 9 चैप्टर्स हैं। आपस में 2 स्टूडेंट्स मिलकर 3 स्टूडेंट्स सिलेबस बांट कर एक दूसरे को पढ़ाएं। शब्दों को डिस्कस करें, बार बार बोलेंगे जब हिंदी और अंग्रेजी दोनों शब्दों को तो माइंड में बैठती हैं। 4 बार बोलेंगे, लिख लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। जो सूत्र हैं, जो फार्मूले हैं, उनको बार बार लिखिए, कई बार लिखिए, लिख लिख करके प्रैक्टिस करिए, तब जा करके माइंड में बैठेंगे। जो चित्र हैं इंपॉर्टेंट, फ्रांसिस टरबाइन ले लीजिए, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन के अंदर जो भी टरबाइंस आती हैं, चाहे पेल्टन व्हील हो, पंप हो, रेसिप्रोकेटिंग पंप, रोटरी पंप हो, वेन पंप हो, कुछ भी, ये सब सारी चीज़ें हैं। इनके चित्र तो बनना ही बनना, हाइड्रोलिक सिस्टम का चित्र बनना ही बनना है, न्यूमेटिक सिस्टम का चित्र बनना ही बनना है और उसी का पूरा प्रश्न आना ही आना है। वो हो ही नहीं सकता कि प्रश्न आए, क्योंकि वो एक एक चैप्टर है और उससे प्रश्न पूछे ही पूछे जाने हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है माइंड में। स्मार्ट तरीके से स्टडी करना है। जब समय कम हो, हार्ड स्टडी तो करना ही करना है। समय आपके पास बहुत कम है, मेहनत से पढ़ाई करिए, रटने का प्रयास मत करिए। ये सब्जेक्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप इंजीनियरिंग लाइन में रहेंगे। तो ये ध्यान विशेष तौर से दीजिए। बढ़िया तरीके से अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं। उम्मीद करता हूं कि परीक्षाओं में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन मंगलमय हो।